हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ललित विजय, डेप्यूटी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन कोटा। बच्चों, आज हम आपके लिए नीट जो 23 एग्जाम हुआ है कंडक्ट, उसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री के मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ। वैसे इस बार का जो केमिस्ट्री का जो पेपर है ना, इसको अगर देखा जाए तो बच्चों का ये ओपिनियन है कि रिलेटिवली लास्ट ईयर से अगर कंपेयर किया जाए, तो रिलेटिवली जो पेपर आया ना, वो इस बार थोड़ा सा उसका लेवल थोड़ा ज्यादा आया। पर बच्चों, आया वही है जो हमने आपसे क्लास में पढ़ा है। तो आप अभी देखिए, सॉल्यूशन देखते हैं क्या किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और हम उनको सोल्व कैसे कर रहे हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन। बेसिकली ये एक ईआर का क्वेश्चन है हमारा। इसमें जो असर्शन है हमको गिवन है, रिएक्शन कैन नेवर बी जीरो एक्टिवेशन एनर्जी है। बिल्कुल इस स्टेटमेंट की बात की, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट, इसका मतलब हमारा असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। रीजन दे रखा है मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। और बेटा, ये तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैसे डेफिनेशन दे रखी है, इसका मतलब इसका आंसर क्या जाना चाहिए कि हमारा जो असर्शन है वो तो क्या है, इनकरेक्ट है, और रीजन हमारा करेक्ट है। तो आंसर ढूंढे, इसमें दे रखा है थर्ड, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। आंसर देंगे थर्ड आंसर दिया जाएगा 51 के लिए। ठीक है। Yes, question is ketone is reacted with hydrogen cyanide to give compound B. Compound B on heated with concentrated H2SO4 gives compound C. What is the product C? जरा देखो, इस केस में अगर हम बात करें तो यहां पर कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में जब आप करवाएंगे तो प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा साइनोहाइड्रीन। अब साइनोहाइड्रीन को आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में हीट करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि साइनाइड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होकर के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है। लेकिन साथ में फिर आप ये भी जानते हैं कि अल्कोहल्स कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में हीट करने पर डिहाइड्रेशन उस पर प्रोसेस होता है। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि दो तरह के प्रोसेस इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गए हैं सी फॉर्मेशन में। एक तो साइनाइड विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिडिक मीडियम में साइनाइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है हाइड्रोलिसिस से, और साथ में यहां पर डिहाइड्रेशन प्रोसेस भी होगा। तो इस केस में अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होना चाहिए दैट शुड बी साइनाइड विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट। और जैसे कि यहां पर अल्कोहलिक ग्रुप है तो इस केस में डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगा एसिडिक मीडियम में, और डिहाइड्रेशन प्रोसेस होकर यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, इसका मतलब इस केस में जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट शुड बी ऑप्शन 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। साइनाइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है और साथ में डिहाइड्रेशन होकर के डबल बॉन्ड फॉर्मेशन भी इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ। आप देखो जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, अराइल हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड। अगर आप इन 4 ऑप्शंस की बात करें तो अराइल हैलाइड में हम कहते हैं हैलोजन शुड बी डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, जैसा कि यहां पर नहीं है। अलाइलिक हैलाइड की बात की जाए तो जरा देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन से ये जो sp3 कार्बन बॉन्डेड है, दिस इज कॉल्ड अलाइलिक कार्बन। ये यहां पर अलाइलिक कार्बन है, और अलाइलिक कार्बन से जब हैलोजन बॉन्डेड होता है तो दिस हैलाइड इज कैटेगराइज्ड एज अलाइलिक हैलाइड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 54। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल दैट विल इंक्लूड। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आपको ये 4 फोर्सेस दे रखे हैं, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवालेंट बॉन्डिंग और डिस्पर्सन फोर्स। इन 5 फोर्सेस में इसे ये बताना है कि ऐसे वे कौन से फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पूछा जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हो, जो वीक फोर्सेस होते हैं वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे वीक फोर्सेस अपने कौन कौन से बेटा, यहां पर जैसे मैं बात करूं बेटा, डाइपोल डाइपोल फोर्स, ये भी वीक फोर्स की कैटेगरी में आता है। तो जो वीक फोर्सेस होते हैं वो बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन को ही क्या कहते हैं बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। जैसे ये डाइपोल डाइपोल फोर्स है बेटा, तो किस कैटेगरी में आता है बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी एक वीक फोर्स है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ये भी कैसा फोर्स है, वीक फोर्स। और वीक फोर्स किस कैटेगरी में आते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स।
अगर मैं बात हाइड्रोजन बॉन्डिंग की करूं, ये भी किस में आता है बेटा, वीक फोर्स में, तो यानी ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो कोवालेंट बॉन्ड होता है, कोवालेंट बॉन्ड ये दो एटम के बीच में फॉर्म होता है। कोवालेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच में फॉर्म होता है, तो इसलिए कोवालेंट बॉन्ड को इंटर एटॉमिक बॉन्ड कहते हैं। कैसा बॉन्ड बेटा, इंटर एटॉमिक। आपने हमेशा देखा होगा कोवालेंट बॉन्ड कभी भी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में फॉर्म नहीं होता है। कोवालेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं बेटा वो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं, यानी एटम एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है बेटा। तो ये जो कोवालेंट बॉन्ड है बेटा, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होकर के किस कैटेगरी में आएगा बेटा, इंटर एटॉमिक बॉन्ड। तो इसलिए कोवालेंट बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, डिस्पर्सन फोर्स। ये डिस्पर्सन फोर्स क्या है बेटा, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। ये भी किस कैटेगरी में आता है, वीक फोर्स की कैटेगरी में आता है। वीक फोर्स कैसा फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यानी अपने कौन कौन से ऑप्शन हो गए बेटा, ए ऑप्शन आएगा बेटा आंसर, बी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन भी होगा और ई ऑप्शन भी, यानी ए बी सी ई ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन, ए बी सी ई आर करेक्ट ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है कोवालेंट बॉन्ड, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, ये कैसा बॉन्ड है बेटा, इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ए बी सी आर करेक्ट ऑप्शन। The question is, which of the following reaction will not give primary amine as the product? Primary amine formation हमें प्रोडक्ट में नहीं मिलना चाहिए, will not give लिखा हुआ है बच्चों। अब आप देखो इस केस में साइनेट का अगर आप रिडक्शन करते हैं यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय रिएक्शन विद हाइड्रोनियम आयन, तो इस केस में साइनेट रिड्यूस होकर के कन्वर्ट हो जाता है अमाइन में, और यहां पर जो अमाइन फॉर्मेशन होता है दैट इज 1 डिग्री अमाइन। इस केस में प्रोडक्ट आपको मिलता है 1 डिग्री अमाइन। लेकिन अगर आप सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे तो सेकेंड ऑप्शन में आपको दिया हुआ है आइसोसाइनेट, और आइसोसाइनेट का जब रिडक्शन होता है इन द सेम रिएक्शन कंडीशन इट इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अमाइन। यहां पर अगर मैं रिडक्शन प्रोडक्ट की बात करूं तो यहां पर रिडक्शन प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये कंपाउंड, एंड दिस इज सेकेंडरी अमाइन, राइट। थर्ड ऑप्शन की अगर बात की जाए, अमाइड आपको दिया हुआ है, अमाइड का भी यहां पर रिडक्शन दिया हुआ है सेम कंडीशन में। एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव के हाइड्रोलिसिस पर हम वैसे अल्कोहल फॉर्मेशन की बात करते हैं, लेकिन जैसा कि आपको हमेशा बताया जाता है अमाइड इसका एक्सेप्शन होता है। अमाइड के केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो अमाइन बनता है। तो यहां पर रिडक्शन में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा इसमें अमाइन, एंड दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अमाइन, ये भी 1 डिग्री अमाइन है। फोर्थ ऑप्शन में अगर बात की जाए तो अमाइड आपको दिया हुआ है ब्रोमीन एंड केएच, कौन सी रिएक्शन है, यस हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। और जैसा कि मैं इसका शॉर्टकट आपको हमेशा बताता हूं कि जो भी अमाइड आपको दिया है उसमें से CO ग्रुप आप उड़ा दें तो यहां पर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा CH3NH2, एंड दिस CH3NH2 इज आल्सो अ प्राइमरी अमाइन। तो क्वेश्चन है विच विल नॉट गिव प्राइमरी अमाइन, तो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इसमें ऑप्शन 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 51, 56 से शुरुआत की जाए। क्या पूछा गया है, एसर्शन रीजन है। एसर्शन क्या है, मेटेलिक सोडियम डिजॉल्व होता है लिक्विड अमोनिया में और डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है। ये सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होता है। तो आप देखें अल्कली मेटल की जब आप रिएक्शन करते हैं लिक्विड अमोनिया से तो एनसीईआरटी एस ब्लॉक में आपको ये रिएक्शन मिलेगी, हमने अपने नोट्स में लिख रखी है। क्या होता है, एक तो बनता है अमोनिएटेड कैटायन, ये रहा अमोनिएटेड कैटायन, और साथ में क्या मिलता है, साथ में मिलता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन ब्लू कलर का किसकी वजह से मिलता है, इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इंटेंस ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है, और पैरामैग्नेटिक भी इसी की वजह से होता है। तो एसर्शन तो सही है। अब जरा रीजन को पढ़ें, द डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, सरासर गलत बात है। एमाइड की वजह से नहीं होता है, ये इसकी वजह से होता है। तो एसर्शन सही है बट रीजन क्या है, गलत है। आंसर क्या आएगा, सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर 56 आंसर सेकंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द रेट इक्वल टू Ka power 2 B power 1
when initial concentration of H triple by keeping concentration of B constant, rate of reaction will be। देखो क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि B का कंसेंट्रेशन तो मेरे को कांस्टेंट रखना है और A का कितना कर दिया हमने, A का कांस्टेंट हमने ट्रिपल किया, A का स्क्वायर है ना, इसका मतलब A के रेस्पेक्ट ऑर्डर कितना है 2 है और ऑर्डर 2 है, कंसेंट्रेशन आपने किया 3 टाइम्स। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, रेट बनेगा आपका 9 टाइम्स। आंसर देंगे इसके लिए सेकंड, रेट बिकम 9 टाइम्स, सेकंड आंसर देंगे इसके लिए। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी थोड़ा सा ट्रिकी टाइप में क्वेश्चन है, इवन दो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी बोला जा सकता है। अरे भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें क्या समझाता है कि भाई ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड एलिमेंट के लिए कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होती है। अब यहाँ से अगर हम जाएं तो एक तरफ है इंडियम +3 और एक तरफ है इंडियम +1। इंडियम कौन से पीरियड को बिलोंग करता, फोर्थ पीरियड को। ऐसे में इंडियम +3 फोर्थ पीरियड एलिमेंट के लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। चलिए अब एल्यूमिनियम पे आ जाएं तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एल्यूमिनियम +3 मोर स्टेबल होता है एल्यूमिनियम +1 से। और अब बात करें अगर थैलियम की, तो थैलियम +3 मोर स्टेबल होता है थैलियम +1 से। क्या ये सही है? नहीं, थैलियम में +1 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा होती है। अब आप चारों ऑप्शन को देखें तो पहले में इधर इंडियम +3 है, इधर इंडियम +1 है, कौन ज़्यादा स्टेबल? +3। या एल्यूमिनियम +1 है, यहाँ +3 है, कौन ज़्यादा स्टेबल? प्लस एल्यूमिनियम +3। तो यहाँ पर मोर स्टेबल कौन था? एल्यूमिनियम +3, यानी सेकंड गलत है। थैलियम में मोर स्टेबल कौन था? +1, यानी ये गलत है। अब यहाँ एक गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है? यहाँ पर हम देखें तो इंडियम किस में दिख रहा? +3 में। यहाँ दिख रहा है इंडियम +1 में। +3 की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। यानी इस हिसाब से हमें लग रहा आंसर फर्स्ट होना चाहिए। अब थैलियम में बात करें तो थैलियम इधर +1 में दिखाई दे रहा है, हालांकि TlI3 में भी थैलियम +1 में होता है, बट इन दोनों में कंपैरेटिव स्टेबिलिटी देखें तो थैलियम की हमें ज़्यादा दिखाई देती है, तो ये भी सही लग रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर थर्ड जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यह बेसिकली क्वेश्चन लुईस एसिड बेस का है। आपसे पूछा जा रहा है अमंग द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन एक्ट एज लुईस एसिड। तो लुईस एसिड की तरह कौन काम करेगा? लुईस एसिड की तरह काम करता है BF3, क्योंकि BF3 के अंदर बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसलिए आंसर देंगे सेकंड BF3। The number of sigma bonds and pi bonds and lone pair of electrons in pyridine respectively are। चलिए pyridine का स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडीन। अब इसमें सबसे पहले अगर सिग्मा बॉन्ड्स की बात की जाए 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गए, लेकिन बच्चे इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है 7 8 9 10 एंड 11। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की अगर बात की जाए तो ये काउंट तो हमारे पास आता है 11। पाई बॉन्ड्स की अगर बात की जाए तो देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स, और लोन पेयर की अगर बात की जाए तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं, बट जैसे कि आप जानते हैं नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर, सो देयर इज 1 लोन पेयर इन पायरिडीन। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 11, पाई बॉन्ड इज 3 एंड लोन पेयर इज 1, और उसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर जाएगा इसमें ऑप्शन 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल के जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब अपन MOT को पढ़ते हैं तो इसमें 2 टाइप के सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम होता है जब जो भी मॉलिक्यूल है उसमें प्रेजेंट एटम है, अगर उसका एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा हो सकता है
दूसरा केस कौन सा बनता है, जो भी मॉलिक्यूल है उसमें जो भी एटम प्रेजेंट है, अगर उसका एटॉमिक नंबर 7 या 7 के बराबर भी हो सकता है या 7 से कम हो सकता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं बेटा N2 की, तो यहां पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 7। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फॉलो किया जाएगा उसको देखते हैं बेटा एक एक करके। तो N2 के केस में फर्स्ट पहले इलेक्ट्रॉन कहां फिल होगा, किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बेटा, सिग्मा 1s। सिग्मा 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां फिल होगा बेटा, सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा स्टार 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां फिल होगा, सिग्मा 2s। सिग्मा 2s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां फिल होगा, सिग्मा स्टार 2s। अब इसमें ध्यान रखना है कि N2 के केस में सिग्मा स्टार 2s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां फिल होता है, किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल होता है बेटा, या तो पाई 2px में भी फिल हो सकता है या पाई 2py में फिल हो सकता है। अब यहां पर इस बात का ध्यान रखना, अगर मान लीजिए N2 ना हो करके यहां पर O2 होता तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता, जो कि 7 से ज्यादा है। अगर एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा है तो उस केस में सिग्मा स्टार 2s के बाद इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s के बाद इलेक्ट्रॉन फिल होता है सिग्मा 2pz में। किस में फिल होता है, सिग्मा 2pz में। लेकिन N2 के केस में ऐसा नहीं होता है। तो सिग्मा स्टार 2s के बाद इलेक्ट्रॉन फिल होगा पाई 2px है पाई 2py, फिर पाई 2py के बाद इलेक्ट्रॉन फिल होगा बेटा सिग्मा 2pz में, और सिग्मा 2pz के बाद इलेक्ट्रॉन फिल होता है बेटा पाई स्टार 2px में भी फिल हो सकता है या पाई स्टार 2py में भी फिल हो सकता है, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में फिल होता है बेटा, सिग्मा स्टार 2pz में। तो इस तरह से ये इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी का ऑर्डर है। तो ध्यान रखना बेटा, दो टाइप के सिस्टम होते हैं। तो N2 के केस में ये ध्यान रखना होता है, सिग्मा स्टार 2s के बाद इलेक्ट्रॉन फिल होता है बेटा पाई 2px में भी फिल हो सकता है या पाई 2py में। अगर ऑक्सीजन होता तो पाई 2px में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होता, सिग्मा स्टार 2s के बाद इलेक्ट्रॉन फिल होता है बेटा सिग्मा 2pz में। इसलिए करेक्ट ऑप्शन अपना क्या होगा N2 का, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन को देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s, फिर बाकी अगले इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s के बाद पाई 2px, फिर सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन। कौन सा होगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन। Yes, next question is consider the following reaction and identify the product. अल्कोहल आपको दिया हुआ है, HBr के साथ में रिएक्शन है। अल्कोहल की HBr के साथ में रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जो रिएक्शन आपको गिवन है ये जाएगी यहां पर SN1 मैकेनिज्म से। SN1 मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा, देखो इस केस में एसिड बेस्ड रिएक्शन। एसिड बेस्ड रिएक्शन में यहां पर अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा, और प्रोटोनेशन होने के साथ में यहां पर H2O लीव करके इंटरमीडिएट फॉर्म होगा इसमें कार्बोकेटायन, राइट। ठीक है, H प्लस ऐड होगा, अल्कोहल का पहले प्रोटोनेशन होगा, H2O लीव करने के साथ में फिर यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बोकेटायन। जो कार्बोकेटायन बना है, जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और हाइड्राइड शिफ्ट के साथ में यहां पर रीअरेंजमेंट के थ्रू ये कार्बोकेटायन कन्वर्ट हो जाएगा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में। और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन की अगर बात की जाए तो यहां पर आफ्टर रीअरेंजमेंट जो कार्बोकेटायन आपको मिलेगा वो कार्बोकेटायन आपको ये मिल जाएगा, राइट। और अब यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक की अगर बात की जाए तो ब्रोमाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, और इस तरह से SN1 मैकेनिज्म के थ्रू यहां पर फाइनली जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन 4। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 अगेन आपके एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन दे रखा हमको, असर्शन गिवन है, एक फॉर्मूला गिवन है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई सेल, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड ऑन n। आपको पता है वैसे जो डेल्टा जी है ना, गिब्स एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी n पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही है। सेकंड रीजन दे रखा है, ई सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है बच्चों। ई सेल क्या है, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और डेल्टा जी गिब्स एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जो गिब्स एनर्जी है ना वो बेसिकली अमाउंट मास पे डिपेंड करा, इसलिए वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना चाहिए कि सर स्टेटमेंट भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन है ना वो हमारे जो स्टेटमेंट है, जो असर्शन दे रखा है ना उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर क्या देना चाहिए, देखिए ऑप्शन ध्यान से पढ़ना।
फर्स्ट दे रखा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन, इसका मतलब फर्स्ट तो नहीं हो सकता। बच्चे जनरली क्या करेगा, फर्स्ट पे टिक करके आ जाएगा, इसका आंसर देंगे फोर्थ दे रखा है बोथ ए एंड आर करेक्ट, मतलब असर्शन रीजन आपके दोनों करेक्ट है और जो रीजन है ना वो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर दिया जाएगा फोर्थ आंसर देंगे इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 63 फोर्थ आंसर। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें केवल और केवल एक ही प्रकार के लिगेंड आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दिखाई देते हैं। पहला देखें क्या है, डाईएमीन क्लोराइडो नाइट्राइडो एंड प्लेटिनम सेकेंड। तो भाई ये है प्लेटिनम, कितने एमीन लगाने हैं, डाईएमीन लगाने हैं, तो ये हमने 2 एमीन लगा दिए। उसके बाद क्या है क्लोराइडो, तो हमने Cl लगा दिया। उसके बाद क्या है नाइट्राइटो, तो नाइट्राइटो के लिए हमने क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया। तो क्या इस कॉम्प्लेक्स में, चलो ये +2 है, ये 0, ये -1 और ये -1, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर 0 चार्ज है। यहाँ पर क्या एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड दिखाई दे रहे हैं? अगर हाँ तो ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हुआ, होमोलेप्टिक थोड़ी ना हुआ। सेकंड में देखें तो पेंटाएमीन क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि इसमें NH3 है। कार्बोनेटो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि इसमें CO3 डाइनेगेटिव भी है। और अगर एक से ज़्यादा लिगेंड हैं, एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड हैं, तो ये क्या होगा, ये हेटेरोलेप्टिक होगा। यहाँ देखें ट्राईएमीन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें NH3 है। एक्वा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें H2O भी है। तो क्या एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड हैं? बिल्कुल है। कौन सा हुआ ये, हेटेरोलेप्टिक। यहाँ देखें यहाँ पर केवल और केवल C2O4 डाई नेगेटिव ऑक्जिलेट ही हैं। कितने ऑक्जिलेट हैं, 3। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में केवल एक ही टाइप के लिगेंड है। कौन सा हुआ, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हाँ जी नमस्कार, पेपर बहुत बढ़िया हुआ होगा आपका, ये पूरी उम्मीद है हमारी। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करें, चलिए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है, क्या दिया हुआ है बच्चे ध्यान से देखेंगे। गिवन बिलो आर दी 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन बी। असर्शन आपको क्या दिया हुआ है, हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस। बिल्कुल सही बात है, हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटर्स, बिल्कुल करेक्ट है असर्शन हमारा। रीजन के लिए क्या दिया हुआ है, हीलियम इज हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन, बिल्कुल गलत बात है भैया, हीलियम इज हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन, ये गलत बात है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, असर्शन तो हमारा ट्रू है और रीजन हमारा बच्चे क्या है, फॉल्स है। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। कौन सा ऑप्शन देने वाले हैं हम, ऑप्शन नंबर 2, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। डन। चलिए Yes, the next question is identify product A in the following reaction. आपको देखो यहाँ पर कंपाउंड जो दिया हुआ है वो डाइकीटोन आपको दिया हुआ है और जिंक अमलगम प्लस कंसंट्रेटेड HCl। यस बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं नेम रिएक्शन है यस क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन की अगर बात की जाए तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन में जैसा कि आप जानते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg प्लस HCl इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन एल्केन। मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए तो कार्बोनाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू मिथाइलिन ग्रुप। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहां कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहां भी कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब दोनों साइड में अगर बात की जाए तो जो कीटोनिक ग्रुप है वो यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा CH2CH3 एंड CH2CH3। और उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारा बनता है ऑप्शन 4। जैसे कि आप देख पा रहे हैं CO ग्रुप हैज बीन कन्वर्टेड इनटू CH2 at this place and same at this place CO group has been converted into CH2. So the correct answer is option 4. Next question, identify the product in the following reaction. यहां पर आपको इनिशियली जो कंपाउंड दिया हुआ है वो डायज़ोनियम सॉल्ट आपको दिया हुआ है और डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आपको करवाना है क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ HBr। यस, नेम रिएक्शन है, बहुत ही फेमस रिएक्शन। यस, इट इज सेंडमेयर रिएक्शन और सेंडमेयर रिएक्शन में हम जानते हैं कि इस केस में अगर मैं फर्स्ट रिएजेंट के अकॉर्डिंग बात करूं तो यहां पर डायज़ोनियम सॉल्ट जो होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इस सेंडमेयर रिएक्शन के थ्रू तो यहां पर क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन फॉर्मेशन होगा। आगे फिर आपको दिया है इसमें मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर। यस, दिस ब्रोमोबेंजीन विल रिएक्ट विद मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर। कौन सा कंपाउंड मिलेगा, यस यहां पर कंपाउंड आपको मिल जाएगा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट।
फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। और आगे अगर बात की जाए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, फिर यहां पर आपको रिएक्शन गिवन है किसके साथ में, H2O के साथ में। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ में कराएंगे तो देखो ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट की, जैसा कि आप जानते हैं मेनली दो तरह की रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। यहां पर वाटर में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहां पर रिएक्शन होगी एसिड बेस। और इस एसिड बेस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो ये यहां पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, इस केस में बेंजीन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस रिएक्शन सीक्वेंस इज फाइनली बेंजीन। तो यहां पर फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो बेंजीन प्रोडक्ट मिल जाएगा इस थर्ड रिएजेंट के बाद में। और इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इट इज ऑप्शन 1। Yes, the question is given below are two statements. Statement 1, a unit formed by the attachment of a base to one position of sugar is known as nucleoside. क्या मैं कह सकता हूं ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही स्टेटमेंट है। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसे हम न्यूक्लियोसाइड ही कहते हैं। ठीक है, बेस यहां पर कनेक्ट होता है, ठीक है, वन पोजीशन ऑफ शुगर। अगर स्टेटमेंट 2 की हम बात करें तो स्टेटमेंट 2 में आपको दिया हुआ है व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरस एसिड। क्या मुझे यहां पर पॉज लेना चाहिए? यस, यहां पर आपको दिया है फॉस्फोरस एसिड एट 5 पोजीशन ऑफ शुगर, वी गेट न्यूक्लियोटाइड। देखो यहां पर प्रॉब्लम है फॉस्फोरस एसिड में, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये फॉस्फोरस एसिड नहीं फॉस्फोरिक एसिड होना चाहिए। इसका मतलब इसकी वजह से स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो हमारा सही आंसर होगा इसमें स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। Which among the following molecules on polymerization produces neoprene? Yes, जैसा कि आप जानते हैं नियोप्रीन रबर सिंथेटिक रबर का एग्जांपल है। और नियोप्रीन रबर फॉर्मेशन के लिए हम मोनोमर क्या काम में लेते हैं? यस, क्लोरोप्रीन हम काम में लेते हैं। और क्लोरोप्रीन की अगर बात की जाए तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्रीन। ये स्ट्रक्चर आपके पास है क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर। और जब आप इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीमराइजेशन में यू गेट दिस पॉलीमर, दैट इज नॉन एज नियोप्रीन रबर। तो इसका मतलब जो मोनोमर आप नियोप्रीन फॉर्मेशन में यूज करेंगे इट विल बी क्लोरोप्रीन। ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्रीन का। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। आइए बच्चों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। F5 कोड में क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। द रिलेशन बिटवीन NM, अब NM क्या है यहाँ पे? द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो आपके पास NM है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर। अब अजीमुथल क्वांटम नंबर बेटा अगर आपके पास L है तो M की जो वैल्यूज है वो आपके पास -L to +L होती हैं, राइट। अब -L to +L का मतलब हो गया आपके पास टोटल मिला के 2L + 1 वैल्यूज। इसका मतलब आपके पास M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज हैं वो आपके पास NM जो आपको दे रखा है उनका नंबर वो आपके पास 2L + 1 के बराबर होगा। दैट मीन्स NM = 2L + 1। अब यहां पर अगर इसे रीअरेंज किया जाए तो NM -1 दिस इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? 2L। और L = लिखा जा सकता है यहां से NM -1/2। अब इसे अगर ऑप्शंस में चेक किया जाए तो हमारे पास ये फोर्थ ऑप्शन में हमें दिया हुआ है L = NM -1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 इज मोर देन कॉपर प्लस सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? मान लीजिए कोई कॉपर +1 का सॉल्ट है, दूसरा सॉल्ट है कॉपर 2+ का, और मीडियम कौन सा दे रखा है बच्चों? एक्वस मीडियम। कौन सा मीडियम दे रखा है? एक्वस मीडियम। तो एक्वस मीडियम में अपने को यह बताना है कि कॉपर प्लस ज्यादा स्टेबल होता है या कॉपर 2+ ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, सिंपल सा फैक्ट है बेटा,
कभी भी एक्वस मीडियम में आयंस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी से कंपेयर करते हैं। किससे करते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी से। तो हाइड्रेशन एनर्जी का कंपेयर करो। यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा, जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनायंस। तो बताना बेटा, कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस जाने पर क्या हो रहा है बेटा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब, या सिंपली कह सकते हैं चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब चार्ज इंक्रीज होगा बेटा। चार्ज इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। एक्वस मीडियम में क्या इंक्रीज होगी बेटा? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। क्यों? हाइड्रेशन एनर्जी से स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज होती है? अरे जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, उस प्रोसेस के दौरान एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। तो एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज, सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल। इसलिए कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन अपना क्या होगा बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी। यानी कॉपर प्लस 2 के सॉल्ट एक्वस मीडियम में ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर प्लस 2 के सॉल्ट पर चार्ज ज्यादा है कॉपर प्लस 1 सॉल्ट के तुलना में। तो इसलिए ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा सेकंड, हाइड्रेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, सम ट्रैंक्विलाइजर्स आर लिस्टेड बिलो, which one from the following belongs to barbiturates। देखो बार्बिट्यूरेट्स की अगर बात की जाए तो जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा वेरनल, ठीक है। जैसे इसमें और भी एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है, सिग्नल इसका एग्जांपल दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3। Next, the element expected to form largest ion to achieve nearest noble gas configuration। अब नियरेस्ट नोबल गैस एटॉमिक नंबर से आप देखें, ये कितना है एटॉमिक नंबर? 9, ये कितना है 7, ये है 8 और ये कितना है 11। ये चारों के चारों किसके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे? नियॉन एटॉमिक नंबर 10। नियरेस्ट नोबल गैस यही। कैसे पहुंचेंगे? तो फ्लोरीन से आप F- बना दो, हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। आप नाइट्रोजन से N3- बना दो, हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। आप सोडियम से Na+ बना दो और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन डाइनेगेटिव बना दो। तो आपको नहीं लगता ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं? और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जितना आप नेगेटिव बढ़ाते जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा। जितना नेगेटिव बढ़ाएंगे साइज बढ़ता जाएगा। तो इन चारों में नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के बाद लार्जेस्ट आयन कौन होगा? नाइट्राइड होगा। सेकेंड, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? हाइड्रोजन यूज होता है हैवी मेटल ऑक्साइड। आयरन का ऑक्साइड क्या है? हैवी मेटल ऑक्साइड है। उसको रिड्यूस करने में आप हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं। हैवी वाटर रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करने में यूज होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ए स्टेटमेंट भी सही हो गया, बी भी सही हो गया। अब जरा सी स्टेटमेंट पे आते हैं। हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक सैचुरेटेड फैट फ्रॉम ऑयल। तो ऑयल के हाइड्रोजनेशन में आप हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी रखने वाला मॉलिक्यूल है अगर आप बाकी के सिंगल बॉन्ड होमो एटॉमिक के कंपेयर करें तो। ऐसे में डी स्टेटमेंट क्या है? गलत चला जाता है। हमें क्या बताना है? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो भाई डी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अच्छा, इसमें क्या हाइड्रोजन रिड्यूस करता है ऑक्साइड ऑफ मेटल दैट आर मोर एक्टिव देन आयरन? ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो ज़्यादा एक्टिव हैं आयरन से, क्या हाइड्रोजन उन्हें रिड्यूस करता है? हाइड्रोजन उनका रिडक्शन नहीं करा पाता। तो डी और ई ये दो स्टेटमेंट गलत हैं और हमें यही तो बताना था कि नॉट करेक्ट। तो डी भी करेक्ट नहीं है, ई भी करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर। चलिए क्वेश्चन दे रखा है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट ए एंड बी, द एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी अरेंजमेंट। इसका मतलब
आपसे बोला गया जो बी है ना वो सीसी पे अरेंजमेंट है। सीसी का मतलब क्या हो गया, सीसी का मतलब एफसीसी है। इसका मतलब आपको पता है कि पर यूनिट सेल 4 नंबर ऑफ एटम होंगे, इसका मतलब बी एटम हमको दे रखा है 4। चले जी नेक्स्ट, हमसे क्या बोला गया, एटम ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्रा। आपको पता है जितने एटम की आप क्लोज पैकिंग करते हैं, जितने एटम की आपने क्लोज पैकिंग करी है ना उसके जस्ट डबल क्या बनेंगे, टेट्रा। इसका मतलब अगर हम बात करें ए, तो ए कितना बनेगा, 8 बनेगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल वुड क्या बनेंगे, पैकिंग के नंबर 4 है ना उसका डबल बनेगा। पर आपसे क्या बोला गया, एक हमने क्या रखा, एक को रखा 1/3 ऑफ टेट्रा, इसका मतलब ए रखा जाएगा 1/3 ऑफ टेट्रा। यानी क्या काम करेंगे, 8 का हम 1/3 कर देते हैं। तो देखिए अगर हम इसका रेशियो सिंपल एटम ए और एटम बी का अगर एलिमेंट का हम रेशियो देखें ना तो ये क्या बनेगा हमारे पास में, ये ए और बी की बात करें तो ये बन जाता है 8/3 या इसको लिख सकते हैं कि हम 2/3 यह बन जाता है बेटा। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपका 2/3 ये बनेगा। क्वेश्चन में क्या बोला आपसे कि कंपाउंड एक्स एक्स बी वाई है और आपसे बोला गया कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो x की जगह यानी देखा जाए तो कंपाउंड हमारा क्या बन गया, कंपाउंड हमारा बन जाता है A2B3। इसका मतलब x का वैल्यू कितना है 2 है, y का वैल्यू हमारे पास में 3 है। आंसर देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 आंसर देंगे 5 आंसर देंगे इसके लिए। द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन। देखेंगे जरा, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास कितने थे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, हाइड्रोजन से शेयरिंग कर ली, 3 हाइड्रोजन से मिल गए 8 हो गए। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं 3, 3 क्लोरीन से मिल जाएंगे, शेयरिंग करके कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। BeCl2 में बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने 2 क्लोरीन से मिल जाएंगे, टोटल मिला के 4 हो जाएंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 क्लोरीन से मिल जाएंगे, टोटल मिला के 8 हो जाएंगे। PCl5 में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 क्लोरीन से मिल जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो 8 किस में नहीं है, PCl5 में 8 नहीं है, BeCl2 में 8 नहीं है, AlCl3 में 8 नहीं है, यानी आंसर डी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा है, वेट ऑफ 2 moles ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथेनॉइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब सबसे पहले तो हमें यहां पर ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन पता होनी चाहिए। अब देखिए बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई है, दैट मीन सोडा लाइम की रिएक्शन हमारे पास ये है। और किसके साथ रिएक्शन करवाई है हमने, ये सोडियम इथेनॉइड के साथ। अब सोडियम इथेनॉइड क्या होता है, CH3COONA। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करवाया बेटा, NaOH प्लस CaO, दैट मीन्स ये सोडा लाइम रिएक्शन है। मतलब इस क्वेश्चन में ऑर्गेनिक का ये इक्वेशन भी यूज किया गया है। अब प्रोडक्ट में क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, हमें यहाँ पे CO2 हटाना है तो यहाँ पे क्या बचेगा और हाइड्रोजन जोड़ देना है, तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा आपके पास CH4। दैट मीन्स इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास प्रोडक्ट के फॉर्म में बना वो क्या है बेटा CH4। CH4 का मोलिकुलर वेट अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें पता है कि कितना होता है 16। आप ऐसे निकाल भी सकते हैं, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन 4 दे रखे हैं तो 4, तो टोटल कितना हो गया बेटा 16। हमारे पास मोलिकुलर वेट तो 16 हो गया, बट क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि हमें 2 मोल्स का वेट निकालना है। कितने मोल्स का वेट निकालना है, 2 मोल्स का। तो एक का होता है हमारे पास 16, 2 मोल का कितना होगा 32, 16 2 32। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो हमें देना है वो 32 ग्राम हमें देना है। अब 32 ग्राम हमें कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है बच्चों। अब F5 कोड में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 79। इस स्टेटमेंट को अगर देखा जाए, यहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या ये सही है, नहीं, हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स काउंट किए जाते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये काउंट किए जाते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट क्या हुआ है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.10939 इंटू 10⁻³ kg। क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना ही होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg।
थर्ड ऑप्शन पर हम लोग चलते हैं, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। यस, ये बिल्कुल सही है। अब क्यों ऐसा होता है? सभी आइसोटोप्स में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, राइट। जबकि आइसोटोप्स में हमारे पास केवल न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज होता है, जिससे केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपके पास? करेक्ट हो गया बच्चों। डी ऑप्शन पे बात करते हैं, डी स्टेटमेंट पे, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। क्या ऐसा सही है? नहीं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, अगर यहां पे न्यूट्रॉन लिखा हुआ होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, बट यहां लिखा हुआ है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपके पास? गलत हो गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, राइट, क्योंकि ये न्यूक्लियस में हमारे पास लाई करते हैं, राइट। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। ई ऑप्शन पर हम लोग चलते हैं, ई स्टेटमेंट की बात करते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या ये सही है? हाँ, डाल्टन ने एटम को ही अल्टीमेट पार्टिकल कहा था, मतलब उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, राइट। तो इसीलिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट, अल्टीमेट पार्टिकल जो है वो एक एटम होता है। दैट मीन्स ये करेक्ट हो गया। अब यहां पर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हुए? बी आपके पास करेक्ट है, सी आपके पास करेक्ट है, और ई स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है, राइट। अब इन्हें करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा हुआ है हमसे क्वेश्चन में, तो यहां पर अगर देखा जाए तो बी, सी और ई हमें थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बेटा? हमारे पास थर्ड आंसर हो गया। ठीक है बच्चों? हाँ जी बच्चों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? which one is an example of heterogeneous catalyst। ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, कीवर्ड को मार्क कर लेना है। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर कैटलाइज्ड बाय H+ आयन। H+ की रिप्रेजेंट में, मतलब एसिड की रिप्रेजेंट में कैटलिस्ट हाइड्रोलाइसिस कराना है किसका? शुगर का। दोनों का फिजिकल स्टेट क्या होता है? लिक्विड। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, रिएक्शन हमें पता है। चलिए भाई, तो अगर दोनों का फिजिकल स्टेट लिक्विड है, इसका मतलब ये किसका एग्जांपल हो गया? ये हो गया होमोजीनियस। ये कौन सा एग्जांपल हो गया? होमोजीनियस हो गया। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन पर बात करेंगे, डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ओजोन का फिजिकल स्टेट भी क्या है? गैसियस। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फिजिकल स्टेट भी क्या है? गैसियस। दोनों फिजिकल स्टेट सेम है। फिर से कौन सा एग्जांपल हो गया? होमोजीनियस। ये भी कौन सा हो गया? होमोजीनियस। मतलब ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 ध्यान से पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन बिटवीन डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन। ध्यान से देखेंगे रिएक्शन क्या है? नाइट्रोजन प्लस, बहुत ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। ये फिजिकल स्टेट है गैसियस, ये भी फिजिकल स्टेट है गैसियस, और ये भी फिजिकल स्टेट है गैसियस। आयरन किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सॉलिड। इसका मतलब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। तो कौन सा एग्जांपल हो गया? हेटेरोजीनियस। कौन सा एग्जांपल हो गया है? हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल हमारे पास आ गया है। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाने वाला है? ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ ऑप्शन पर भी बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसियस स्टेट में होगा, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में जा रहा है, SO2 भी गैसियस स्टेट में होगा, तो SO2 भी गैसियस है, ऑक्सीजन भी गैसियस है, और SO3 भी गैसियस है, और यूज होने वाला नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वो भी गैसियस है। इसका मतलब ये कौन सा एग्जांपल हो गया? होमोजीनियस। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में है, तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया? होमोजीनियस हो गया। कौन सा हो गया? होमोजीनियस। ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड हमारे सामने आ गया है, बॉयल्स लॉ। इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, मोल भी क्या रहते हैं? कांस्टेंट। मेनली टेम्परेचर और मोल ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं। तो P और V क्या रहता है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
v रहता है। एक बार ग्राफ को एनालिसिस कर लें, ग्राफ किस किस के बीच में दिया हुआ है, p और 1/v। p और v का ग्राफ नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा, p और 1/v का ग्राफ है। p और t का ग्राफ ऐसा तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि टेम्परेचर तो क्या है, कांस्टेंट है भाई, ये तो बॉयल्स लॉ को फॉलो ही नहीं कर पाएगा, तो इसको तो हम वैसे ही डिलीट कर देते हैं थर्ड ऑप्शन को। ये वाला ग्राफ भी किसका है, p और 1/v, इस पर बात करेंगे। ये ग्राफ किसका है, p और v का ग्राफ है, p और v का ग्राफ है। चलिए भाई बात कर लेते हैं, p और v का ग्राफ है, इनवर्स दोनों के बीच में रिलेशन आ रहा है। अगर p और v का ग्राफ है तो कैसा ग्राफ आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑप्शन नंबर 4 में ग्राफ बिल्कुल सही बना हुआ है, ग्राफ बिल्कुल सही बना हुआ है। ये जो रिलेशन यहां दिया था एग्जाम में, जो रिलेशन दिया था, इसको भी चेक करना पड़ेगा, क्या ये सही है या नहीं है। ग्राफ तो करेक्ट है, चलिए रिलेशन को चेक कर लेते हैं। अगर रिलेशन चेक करना है तो हम कैसे टेक्निक लगाते हैं, हम कर देते हैं किसी भी एक एक्सिस को कांस्टेंट। ये हमने कांस्टेंट कर दिया। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गया है तो PV इक्वल्स टू nRT। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो P सीधे प्रोपोर्शनल हो गया है किसके, T के हो गया है। मतलब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो यहां पर देखते जाओ, सबसे ज्यादा प्रेशर, फिर कम, इसका मतलब T1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए ना। तो क्या दिया हुआ है, T1 का वैल्यू सबसे कम और T3 का वैल्यू सबसे ज्यादा। लेकिन आना कैसा चाहिए था, T1 सबसे ज्यादा, देन T2, देन T3। मतलब ये रिलेशन यहाँ क्या है, गलत है, इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया है, गलत है। आगे बढ़ते हैं, 1 और सेकंड दोनों ऑप्शन को ध्यान से देख लेंगे। P और 1/v के बीच का ग्राफ हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, P साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हम ले लेते हैं K। ध्यान से देखें आप, तो ये क्या बन गया है, K इंटू 1/v। ये क्या बन गया बच्चों, K इंटू 1/v। तो प्रेशर को अगर y एक्सिस पर रखोगे, 1/v को x पर रखोगे, तो ग्राफ कौन सा बनेगा, y इक्वल टू mx। और y इक्वल टू mx के ग्राफ, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन। अरे बोलो भाई, ये तो नहीं है ना, ये तो नहीं है, कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। रिलेशन भी चेक कर लेते हैं भाई, जब इतना कर लिया तो रिलेशन भी चेक कर लेते हैं। आंसर हमें पता जा चुका है, कौन सा जाने वाला है, ऑप्शन नंबर 1, y इक्वल टू mx। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, रिलेशन को चेक कर लेते हैं। रिलेशन कैसे चेक करना है, तरीका वही है कि आप फिर से क्या कर दो, किसी भी एक एक्सिस को कांस्टेंट कर दो। हमने इसको कांस्टेंट कर दिया, 1/v को कांस्टेंट कर दिया, फिर से PV इक्वल टू nRT पर चले गए, PV इक्वल्स टू nRT, डन। तो ये हो जाएगा P इक्वल्स टू nRT इंटू 1/v। तो अगर ये कांस्टेंट कर दिया है तो P सीधे प्रोपोर्शनल हो गया है किसके बच्चों, टेम्परेचर के। मतलब प्रेशर जहां ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहां है, T3 टेम्परेचर पर, तो T3 सबसे ज्यादा होगा, और T1 सबसे कम होगा, तो T3 सबसे ज्यादा है और T1 सबसे कम है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बात, चलिए कॉलम मैच करना है। कोक कहाँ यूज होता है, ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। डायमंड हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसके कार्बन sp3 हाइब्रिडाइड होते हैं। फुलरीन पिंजरे के जैसा एक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है। और ग्रेफाइट एज अ ड्राई लुब्रिकेंट यूज होता है। तो ए तो मैच कर रहा है किससे, थर्ड से, और बी मैच कर रहा है किससे, फर्स्ट से, सी मैच कर रहा है किससे, 4 से, और डी मैच कर रहा है किससे, सेकंड से। थर्ड, फर्स्ट, 4, सेकंड, यानी आंसर सेकंड आएगा। अब बच्चों F5 कोड में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन रीड करते हैं, द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम्स ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। अब इस क्वेश्चन को कैसे, किस तरीके से करना है हमें, हमारे पास इक्वेशन हमें दिया हुआ है, इक्वेशन हमें दिया हुआ है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट गिव CaO प्लस CO2। इसका हमें स्टार्टिंग में 20 ग्राम दिया हुआ है, पर ये 20 ग्राम केवल 20% ही प्योर है, विच इज 20% प्योर। दैट मीन्स अगर हम यहां से 20 ग्राम का 20% फाइंड आउट कर लें तो 20% मतलब 20/100 कितने का, 20 का, ये आपके पास हो गया 4 ग्राम्स। राइट बच्चों, यहां से हमारे पास आ गया 4 ग्राम। तो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट जो आपके पास यूजफुल वेट है वो है कितना है, 4 ग्राम। अब आप यहां पर देखें, कैल्शियम कार्बोनेट, उससे क्या मिल रहा है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 आपको मिल रहा है। राइट, कितने ग्राम हो गए आपके पास यहाँ पे, यूजफुल कितना वेट है, केवल 4 ग्राम, जो हमने कहां से निकाला, 20/100 इंटू 20 ग्राम से।
ये आपके पास वेट आ गया। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास, कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन है तो 48, टोटल निकाला तो कितना आ गया बेटा 100, तो 4/100 दैट मीन्स आपके पास 0.04 मोल्स आ गए, राइट बेटा। अब 0.04 मोल्स आपके पास आ गए हैं, तो 0.04 मोल्स को यहां पर देखा जाए तो इसके आगे कोफिशिएंट कितना है 1 है। 1 मोल से आपको कितना CO2 का मोल मिलता है बेटा, 1 मोल से CO2 का कितना मोल मिल रहा है 1, इसके आगे भी कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे उतने ही मोल CO2 के भी होंगे, राइट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल कितने आ गए आपके पास 0.04, तो CO2 के मोल भी कितने आ गए 0.04, राइट बेटा। अब ये आपके पास मोल्स आ गए हैं, आपको निकालना है वेट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वेट पूछा गया है, राइट। तो वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, राइट। नंबर ऑफ मोल्स 0.04 इनटू 44, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 44 का मल्टीप्लीकेशन होता है 176, डेसिमल आपके पास 2 पॉइंट्स के बाद में है, तो हमने डेसिमल 2 पॉइंट्स के बाद में लगा दिया, राइट। तो आपके पास हो गया 176 ग्राम, ये आपके पास आंसर होगा। अब 176 ग्राम कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है बेटा, आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बेटा, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है बच्चों। The question is, in lesson extract of an organic compound, both नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट। ठीक है, जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है, विच गिव्स ब्लड रेड कलर। यहां पर आपको दिया है इसमें ब्लड रेड कलर विद Fe+3। यस, ये इंपॉर्टेंट आपको यहां पर दिया हुआ है, Fe+3 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। जैसे कि हम जानते हैं कि Fe+3 के साथ में अगर मैं बात करूं तो आप देखो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया हुआ है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहां पर नाइट्रोजन एंड सल्फर एलिमेंट भी प्रेजेंट है। मतलब इस केस में अगर हम बात करें तो फिर तो क्योंकि नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है, तो थायोसाइनेट आयन, यस, इट विल गेट कंबाइंड विद Fe+3 टू फॉर्म दिस वन। ठीक है, तो जो ब्लड रेड कलर आपको यहां पर मिलने वाला है वो ब्लड रेड कलर आपको एग्जैक्टली इस कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 85 आपका क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl। कंडक्टिविटी का मतलब आपको दे रखा है कप्पा, कप्पा का वैल्यू गिवन है, और सेकंड हमको रेजिस्टेंस भी दे रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सेल कांस्टेंट, सभी बच्चे जानते हैं फॉर्मूला कप्पा इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, G लिखा जाता है, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं कप्पा इक्वल टू क्या बनेगा 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सेल कांस्टेंट आता है, कप्पा को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको R से मल्टीप्लाई करना है। कंडक्टिविटी कप्पा की वैल्यू गिवन है 0.0210, ये तो गिवन है। और रेजिस्टेंस हमको 60 गिवन है, इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। आंसर देंगे सेकंड आंसर दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 के अंदर। Yes, which among the following will be most readily dehydrated under acidic condition? देखो एसिडिक कंडीशन में यहां पर आपको बताना है कि कौन से कंपाउंड का डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट होगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहां पर ऑप्शन में जो व्यूज है वो कहीं ना कहीं कुछ मिसमैच हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन पर मैं अभी थोड़ा सा बस यही बात करना चाहूंगा कि यहां पर फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन में कहीं ना कहीं व्यूज को लेकर के मिसमैच है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहां पर कहीं ना कहीं कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आंसर फर्स्ट जाने की बात आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेकंड कंपाउंड की बात करूं तो जरा देखो सेकंड कंपाउंड यहां पर आपको जो दिया हुआ है दैट इज नाइट्रो ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो नाइट्रो ग्रुप के रिस्पेक्ट में यहां पर बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। जैसा कि आप जानते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में हमें बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूं नाइट्रो एल्डोल रिएक्शन, जैसा कि नाइट्रो एल्डोल रिएक्शन भी हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि नाइट्रो कंपाउंड भी एल्डोल के सिमिलर रिएक्शन शो करते हैं, तो नाइट्रो एल्डोल में कहीं ना कहीं इसी तरह का कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन, तो कहीं ना कहीं उस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए, ठीक है, यहां पर व्यू मेरा इस कंपाउंड को लेकर के भी बनता है कि यस इसमें भी डिहाइड्रेशन फास्ट होना चाहिए। ठीक है, साथ में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एल्डोल
जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोएल्डोल का कंसेप्ट तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अप्लाई हो ही रहा है, लेकिन जैसे कि हम बात करते हैं पिनेकोल रीअरेंजमेंट, कहीं ना कहीं यहाँ पर उस तरह का यूनिट भी प्रेजेंट है लाइक पिनेकोल। तो इस कंपाउंड को लेकर के भी मेरा व्यू बनता है कि यस इट शुड बी मोस्ट रिएक्टिव अमंग दीज कंपाउंड्स फॉर एसिडिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, बाकी तो व्यूज और डिस्कस होने के बाद में आपको और क्लैरिटी इस पर मिल जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं अभी मेरा आंसर जो इसमें जाता है वो ऑप्शन 2 को लेकर जाता है। हमने ऑक्सी एसिड बनाए हैं। अगर आप परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे, ये होता है स्ट्रक्चर परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड का। अगला एसिड इसमें कौन सा दिया हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड। मुझे नहीं लगता कि सल्फ्यूरिक एसिड में कोई तकलीफ है हमें। ये होता है स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड का। फिर एक है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरो H2H2O7, ये स्ट्रक्चर होता है किसका? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का। और लास्ट सल्फ्यूरस एसिड, तो भाई H2SO3, ये सल्फ्यूरस एसिड है। अब देखें जरा, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड में OH लिंकेज कितने हैं? 2 हैं। एक परऑक्साइड लिंकेज है और 4 सल्फर ऑक्सीजन लिंकेज। तो 2 SOH 4 SO लिंकेज, एक परऑक्साइड लिंकेज। ए मैच करेगा किससे? थर्ड से। अब बी को देखें, सल्फ्यूरिक एसिड। ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड, 2 OH लिंकेज 2 सल्फर ऑक्सीजन लिंकेज। तो 2 सल्फर ऑक्सीजन लिंक SOH लिंकेज और 2 कौन से लिंकेज? SO लिंकेज, यानी बी मैच करेगा किससे? 4 से। नेक्स्ट पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ये रहा। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हैं? 2 OH लिंकेज हैं और 2 OH लिंकेज के अलावा 4 SO लिंकेज हैं और एक SOS लिंकेज है। तो 2 SOH लिंकेज, 4 SO लिंकेज, एक SOS लिंकेज। ये खासियत है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड की। सी के साथ फर्स्ट आएगा, ए के साथ थर्ड आएगा, बी के साथ 4 आएगा, यानी आंसर फर्स्ट आएगा। आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट D obtained in the following sequence of reactions। ठीक है, यहां पर आपको दिया हुआ है इनिशियली कार्बोनाइल कंपाउंड, और कार्बोनाइल कंपाउंड का यहां पर आपको दिया हुआ है यस रिडक्शन यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो इस केस में जैसे कि आप जानते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड ऑन रिडक्शन यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल को फिर आपको यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट करना है, यस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और डिहाइड्रेशन की अगर बात की जाए तो यहां पर डिहाइड्रेशन से कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा इथीन, और इथीन की रिएक्शन फिर आपको दी हुई है HBr के साथ में। यस, इथीन की रिएक्शन अगर आप HBr के साथ में लेंगे तो इट विल बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में यहां पर कंपाउंड C जो फॉर्म हो जाएगा वो फॉर्म हो जाएगा आपके पास ब्रोमोइथेन, और ब्रोमोइथेन की रिएक्शन फिर आपको करवाना है ब्रोमोबेंजीन के साथ में सोडियम डाइईथर की प्रेजेंस में। यस, कौन सी रिएक्शन है? इट इज वुड्स फिटिग रिएक्शन, और वुड्स फिटिग रिएक्शन में जैसे कि हम बात करते हैं इसका शॉर्टकट में आपको बताता हूं, हैलोजन हटाओ फ्री रेडिकल बनाओ, और इस तरह से यहां पर ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो इस कॉम्बिनेशन में जो मेन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा वो मेन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा यहां पर यस इथाइल बेंजीन। तो वुड्स फिटिग रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इसका जो प्रोडक्ट हमारा जाएगा दैट विल बी इथाइल बेंजीन। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 4। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा मोर स्टेबल होगा? कीलेशन होगा, हमें पता है एथाइलिन डाईएमीन बाइडेंटेट लिगेंड है, और जितने मल्टीडेंटेट लिगेंड होते हैं वो कीलेशन करते हैं, वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से हमें एडिशनल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो ऐसे में एथाइलिन डाईएमीन के साथ स्टेबिलिटी क्या आने वाली है? मैक्सिमम आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 90 थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो इतना सिंपल है, ये तो बेसिकली डेल एच और डेली का जो रिलेशन है ना उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, और सभी बच्चों को पता है डेल एच और डेली का रिलेशन होता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी। क्वेश्चन नहीं करना था, डायरेक्ट क्वेश्चन था फॉर्मूला बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर देंगे फर्स्ट।
कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको यहाँ पर ईथर दिया हुआ है, HI के साथ में हीट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन करके आपको हमेशा ये रिएक्शन पढ़ाई जाती है। और जैसे कि मैं बात करता हूँ कि ईथर की HI के साथ में रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मैकेनिज्म SN2 यूजुअली मिलती है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में आपको मैकेनिज्म SN1 भी देखने को मिलती है। और उसकी कंडीशन जैसे कि हम बात करते हैं, अगर आपके पास ईथर में जो हाइड्रोकार्बन पार्ट प्रेजेंट है, इफ आइदर ऑफ द हाइड्रोकार्बन पार्ट कैन फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन, अगर दोनों हाइड्रोकार्बन पार्ट में से अगर कोई भी स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर पा रहा है तो ये रिएक्शन कहीं ना कहीं SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उस स्टेबल कार्बोकेटाइन में हम यूजुअली बात करते हैं या तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन पॉसिबल हो या फिर ऐसा कार्बोकेटाइन पॉसिबल हो फॉर्मेशन जिसमें रेजोनेंस आपको मिलता हो। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस वाले हाइड्रोकार्बन पार्ट के करस्पॉन्डिंग जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन होगा। और ऐसे ही डिमांड होती है स्टेबल कार्बोकेटाइन की इस रिएक्शन में SN1 मैकेनिज्म फॉलो होने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि आउट ऑफ 2 हाइड्रोकार्बन पार्ट्स प्रेजेंट इन दिस गिवन ईथर, one of the hydrocarbon part can form stable carbocation, so this reaction will follow mainly SN1 mechanism। और SN1 mechanism के अकॉर्डिंग बात की जाए तो फिर तो इस कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा I- वो तो इस कार्बोकेटाइन पर ऐड हो जाएगा और H यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और इसके साथ में फाइनली जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो एक तो आपको मिल जाएगा इसमें बेंजाइल आयोडाइड और साथ में कंपाउंड आपको मिल जाएगा इस केस में, यस इट इज फिनॉल। सो द फाइनल प्रोडक्ट इज बेंजाइल आयोडाइड प्लस फिनॉल। बेंजाइल आयोडाइड प्लस फिनॉल की अगर बात की जाए तो इस केस में करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। एक बात ध्यान रखना, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखो ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा क्लास में भी कहता हूं कि फिनॉल की HI के साथ में यहां पर रिएक्शन फर्दर पॉसिबल नहीं होती है। फिनॉल HI के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, वैसे आपको एक्सेस में HI गिवन भी नहीं है। तो इस केस में फिनॉल इज द प्रोडक्ट। देखो यहां पर फिनॉल में OH को हटाकर के आयोडीन दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो OH को हटाकर आयोडीन दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। यस, यहां पर आपके पास फिनॉल है, यहां पर भी फिनॉल है, लेकिन साथ में जो सेकंड कंपाउंड आपको मिला है इसमें दैट इज बेंजाइल आयोडाइड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। Given below are 2 statements. Statement 1, the nutrient deficient water bodies lead to eutrophication। क्या मैं कह सकता हूं, ये आप बायो के स्टूडेंट हैं, आप सभी जानते हैं, इकोलॉजी में आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाया भी जाता है। क्या मैं कह सकता हूं, ये स्टेटमेंट यहां पर हो जाता है गलत। और सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात की जाए, यूट्रोफिकेशन लीड्स टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज, यस दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें गलत और सेकंड स्टेटमेंट इसमें ट्रू स्टेटमेंट है। और उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर की अगर बात की जाए, यस स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। कंसिडर फॉलोइंग कंपाउंड्स और स्पीशीज। आपको इसमें कुछ कंपाउंड्स और स्पीशीज गिवन है और यहां पर आपको बताना है द नंबर ऑफ कंपाउंड्स और स्पीशीज विच ओबे हकल्स रूल। हकल्स रूल आप सभी जानते हैं। हकल्स रूल में अगर मैं बात करूं तो एक तो हम बात करते हैं इसमें साइक्लिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, दूसरा हम बात करते हैं उसमें प्लेनर रिंग प्रेजेंट होना चाहिए, थर्ड हम बात करते हैं उसमें साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए और फोर्थ हम बात करते हैं साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का जो काउंट है दैट शुड बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यही हम बात करते हैं। तो ये कंडीशंस यहां पर जो भी मॉलिक्यूल फॉलो करेंगे उनमें हम एरोमेटिक कैरेक्टर की बात करेंगे। जरा देखो, फर्स्ट में अगर बात की जाए तो यहां पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक रेजोनेंस आपको मिल जाएगा। इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक रेजोनेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, हकल्स रूल में अगर हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इसमें पाई बॉन्ड भी काउंट होते हैं और अगर साइक्लिक रेजोनेंस में लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है तो वो भी हम इसमें काउंट करते हैं। तो लोन पेयर को काउंट करते हुए यहां पर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन लिखा है। इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स का 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, इस केस में अगर बात की जाए तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, ये कंपाउंड इट इज स्पेशल कंपाउंड। जैसे कि आप जानते हैं ये कंपाउंड तो आपको यहां पर मिलता है यस किस शेप में, टब शेप में। ये कंपाउंड आपको मिलता है टब शेप में। ठीक है, इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर टोटल आपके पास 3 + 2 + 2 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स का यहां पर साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि हम बात करते हैं हकल्स रूल में, अगर मैं यहां पर n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए बात करूं दैट कैन बी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन पार्टिसिपेट इन साइक्लिक रेजोनेंस फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक कैन बी यस फॉर n इक्वल टू 0 इट कैन बी 2 pi इलेक्ट्रॉन्स. अगर आप 1 वैल्यू पुट करते हैं तो इट कैन बी 6, इट कैन बी 10, इट कैन बी 14 एंड सो ऑन. और इसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो देखो 10 pi इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो ये एरोमेटिक के लिए यस दिस इज एरोमेटिक मॉलिक्यूल. 6 pi इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये भी आपके पास एरोमेटिक हो जाएगा. ठीक है, 4 pi इलेक्ट्रॉन्स यहां पर सीरीज में नहीं है तो दिस इज नॉट एरोमेटिक. फिर अगर हम बात करें फोर्थ मॉलिक्यूल की तो यहां भी 4 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी एरोमेटिक नहीं है. यहां पर अगर बात की जाए तो 2 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस इट इज एरोमेटिक. फिर यहां पर अगर बात की जाए तो ये तो आपके पास नॉन प्लेनर रिंग होती है, जबकि एरोमेटिक होने के लिए रिंग का प्लेनर होना जरूरी है, तो ये भी आपके पास एरोमेटिक नहीं है. ठीक है, इस केस में अगर बात की जाए यस 14 pi इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है. 14 pi इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये भी एरोमेटिक है. तो यहां पर अगर हम बात करें तो दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक, दिस इज नॉट एरोमेटिक. ठीक है, ये आपके पास एरोमेटिक नहीं है. ठीक है, ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक नहीं है और ये भी एरोमेटिक है. तो आप देखो यहां पर अगर हम बात करें तो 3 को हम क्रॉस कर चुके हैं 7 में से 1 2 3 एंड 4 मॉलिक्यूल. यहां पर अगर हम बात करें तो वो हकल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं और हकल्स रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस केस में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन. देखो यहां पर अगर बात की जाए तो कंपाउंड आपको दिया हुआ है डाइकार्बोनाइल कंपाउंड. यस, रिएजेंट को पहचानिए बच्चों, मैं हमेशा इस रिएजेंट की बात करता हूं, टॉलेंस रिएजेंट. यहां पर आपको दिया हुआ है इस केस में टॉलेंस रिएजेंट, दिस इज टॉलेंस रिएजेंट. और जैसे कि हम बात करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है बट कीटोन को नहीं. अगर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है कीटोन को नहीं तो ध्यान देना दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप. बट आप देखो यहां पर आपके पास ये CH3 है, दिस इज कीटोनिक ग्रुप. और अगर ये यहां पर कीटोनिक ग्रुप है तो दिस कीटोनिक ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ टॉलेंस रिएजेंट विल रिमेन अनअफेक्टेड. जबकि एल्डिहाइड इसमें ऑक्सीडाइज होकर के, अब एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड बनता है, लेकिन जैसे कि हम बात करते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट में कंडीशन एल्कलाइन होती है, इसलिए एसिड ना बनकर के वो बनेगा एसिड सॉल्ट. तो जरा देखो इस केस में कीटोन तो अनअफेक्टेड रहेगा. ठीक है, ये कीटोनिक ग्रुप है, ये तो यहां पर रहेगा अनअफेक्टेड. ठीक है, नो चेंज. लेकिन यहां पर एल्डिहाइड जो कन्वर्ट होगा ऑक्सीडाइज होकर के वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड सॉल्ट में. इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए. और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आंसर की बात करूं तो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. दिस इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 95 आपके सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था. क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वन एज सेंटर ऑक्टाइडल वॉइड. आपको पता है ये बोला कि एज सेंटर आपसे क्या बना, एक ऑक्टाइडल वॉइड बना. और आपको पता होगा एज सेंटर पे जो एटम होता है ना, बेसिकली उसकी शेयरिंग 4 यूनिट के साथ से 4 यूनिट सेल के साथ होगी. तो एक के हिस्से में तो 1/4 पार्टी आएगा ना. तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है 1 यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का आंसर क्या देंगे, उसका तो 1/4 ही आंसर दिया जाएगा. तो 95 का आंसर देंगे सेकंड, दैट इज 1/4. क्वेश्चन नंबर 96 रेडोक्स का क्वेश्चन है. और ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली जो बैलेंसिंग ऑफ रेडोक्स है ना उसका क्वेश्चन है. क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक अनबैलेंस रिएक्शन दे रखा है और इसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि जो ABC है ना हमारे कोफिशिएंट, इन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए. हमसे ABC कोफिशिएंट की वैल्यू पूछ रहा है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या काम करते हैं, रेडोक्स को बैलेंस कर देते हैं. रेडोक्स को बैलेंस करने का तरीका क्या होगा भाई, सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस रेडोक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक में क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, दूसरे में रिडक्शन होना चाहिए. तो फर्स्ट पार्ट क्या हो हमारे पास में Cr2O7 -2, इसको हमने चेंज कर दिया है क्रोमियम +3 में. इसको बैलेंस करते हैं. चलो जो बैलेंस करें, सबसे पहले क्रोमियम को बैलेंस किया, ये 2 मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्रोमियम बैलेंस हो गया. उसके बाद ऑक्सीजन है 7 है प्लस 7H2O, ये लीजिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. नेक्स्ट नंबर हाइड्रोजन का है, उधर कितना हाइड्रोजन 14, तो इधर लिखेंगे 14H प्लस. लास्ट में चार्ज बैलेंस करेंगे, इधर चार्ज हो रहा है +6, इधर होगा +14 -2 +12 +12 +6. इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में हमने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए. ये आपका फर्स्ट नंबर आ गया. ठीक है, सेकेंड आप SO3 -2 है, SO3 -2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, SO4 -2 में कन्वर्ट हो रहा है. बैलेंस करना है आपको केवल. देखिए जी, इसको बैलेंस करें, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन कितना है, इधर 3, इधर कितना है 4,
तो क्या काम करे, इसमें एक H2 ऐड करे तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, हाइड्रोजन, इधर कितना है 2, तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 2H प्लस लिखा, तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। लास्ट में क्या बैलेंस करते हैं, चार्ज। देखें चार्ज कितना हुआ, -2, इसका मतलब इधर आ जाएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। हाँ, बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए देखें इधर के इलेक्ट्रॉन 6 है, उधर कितना इलेक्ट्रॉन आपको पास 2, तो करना क्या होगा, जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों का सम कर देते हैं। यानी हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर जो 2 है आप इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, और इक्वेशन नंबर जो 1 है आप इसमें ऐड कर देना। ऐड करने के बाद आपको अपना कोएफिशिएंट पता लग जाएंगे, तो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा जो ए है ना, ए की जो वैल्यू है ए की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी 1। बी की बात करें, ए की जो वैल्यू है ये आपके पास आता है ए इक्वल टू आ जाएगा 1, बी की वैल्यू आपके पास आती है 3, और जो सी है, सी का वैल्यू आ जाता है 8। इसलिए आंसर देंगे इसके लिए 4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। 900 से 1500 के बीच में कौन सी रिएक्शन नहीं होती। हमने पढ़ा है कार्बन मोनोऑक्साइड बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट लोअर टेम्परेचर पर इस रेंज में कार्बन मोनोऑक्साइड बेटर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन नहीं करा पाएगा FeO का। हमें पता है Fe2, अच्छा ये रिएक्शन तो होती है, CO बनता है, ये स्लैग भी बनता है, लेकिन Fe2O3 का जो रिडक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, सॉरी FeO का नहीं, Fe2O3 का रिडक्शन जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है, वो रिडक्शन आपको 900 केल्विन से कम मिलता है। तो ये वाला मामला, ये वाली रिएक्शन नहीं होती 900 से 1500। आप देखें NCERT में हमारे वो एक डायग्राम बना हुआ है, उसमें इजी वे में आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी, बट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ Fe2O3 की रिडक्शन की रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड विच आर आयनिक। हमने लिखा है कि MO कैटेगरी के जो ऑक्साइड होते हैं वो आयनिक होते हैं, +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड आयनिक होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट का ये स्टेटमेंट हमारे नोट्स में, ये तो सही बात है, ये स्टेटमेंट सही हो रखा है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो आता है वो स्कैंडियम का ग्रुप नंबर है 3, ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3, और वेनेडियम इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, वैसे यहाँ पर Mn2O7 था, पेपर में Mn2O7 है यहाँ पर। मैग्नीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +7, इसका ग्रुप नंबर भी कितना है, 7 है। अच्छा, B2O4 को अगर डिजॉल्व करेंगे एसिड में तो क्या ये परवेनेडाइल आयन देगा, तो भाई एसिड जो होता है वो जब सॉल्ट बनाता है तो एसिड से एनायन आता है, तो अगर एसिड है तो इसको किसकी तरह बिहेव करना है, बेस की तरह। बेस कैटायन की फॉर्म में जाएगा, तो क्या वेनेडियम एनायन में मिलेगा, नहीं, कैटायन में मिलेगा। डी स्टेटमेंट गलत है। क्रोमियम का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, बेसिक, और Cr2O3 क्या होता है, एम्फोटेरिक। पहला स्टेटमेंट, ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड विच इज आयनिक, सही है। तो भाई इस क्वेश्चन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम देख रहे हैं स्कैंडियम नहीं मिलता, सही बात है, लेकिन बाकी मेटल MO टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे, ये आयनिक होंगे। +2 +3 के ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड आयनिक होते हैं। स्कैंडियम, इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +3 आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे, इसका ग्रुप नंबर भी 3 है। Mn2O7, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ रहा है और मैग्नीज का ग्रुप नंबर भी 7 है, यानी ये स्टेटमेंट तो सही आ रहा है। बेसिक कैरेक्टर V2O3 से V2O5 तक, जैसे जैसे आप पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते हैं एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर नहीं बढ़ता है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना भाई, सी स्टेटमेंट गलत है। अब सी स्टेटमेंट गलत है और डी स्टेटमेंट गलत है, ऐसे में सी और डी के साथ आंसर क्या आएगा, सेकेंड। क्रोमियम में हमें पता है कि Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है, और अगर क्रोमियम +3 में इधर एम्फोटेरिक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साइड मूव करोगे, +2 के साइड करोगे तो फिर ये बेसिक मिलेगा, यानी ये स्टेटमेंट सही है, सी और डी गलत है।
क्वेश्चन नंबर 99, ये जो क्वेश्चन है ये केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। वैसे हम इसको इक्विलिब्रियम, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना इक्विलिब्रियम, और देखा जाए तो इलेक्ट्रो का भी थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला लगा दिया गया है। देखिए जी, क्वेश्चन दे रखा है हमको एक इक्विलिब्रियम दे रखा है, a प्लस बी हमने बना दिया c प्लस डी, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखा है 2, 3, 10 एंड 6। सबसे पहले क्या करते हैं हम इसके लिए केसी कैलकुलेट करते हैं। केसी इक्वल टू क्या लिखोगे आप, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन c इंटू डी अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इसको हमने लिख दिया है a इंटू बी। ये लीजिए प्रोडक्ट की बात करें c इंटू डी तो क्या लिखा जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 10 हो गया अपॉन 2 इंटू 3। इसको सोल्व करें तो केसी हमारे पास 10 आ गया, केसी को 10 आ गया। ठीक है, चलिए जी, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया डेल्टा जी नोट का वैल्यू, तो हमने डेल्टा जी नोट पुट किया। डेल्टा जी नोट इक्वल टू होता है -2.303 RT एंड log केसी लिखा जाता है। ठीक है, मैं बच्चों से बार बार बोलता था, और मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें ऑप्शन जरूर देख लिया करें। देखो वो चीज यहाँ काम आ रही है। अब यहाँ देखने से क्या पता लग रहा है कि आंसर किस में दे रखे हमको, कैलोरी में। इसका मतलब आर की वैल्यू आपको कैलोरी में रखनी है, अदरवाइज बच्चे की आदत होती है आर की वैल्यू 8.314 लिख के वो सोल्व करने बैठ जाता है, जबकि आर की वैल्यू हमको रखनी है कैलोरी। और कैलोरी में क्या रखेंगे, कैलोरी में रख देते हैं 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 2, और वैसे क्वेश्चन के अंदर आर की वैल्यू 2 कैलोरी हमको दे भी रखा। ठीक की बात करें, टेम्परेचर हमारे पास है 300 केल्विन या 300 केल्विन एंड log 10। वैसे जानते हैं log 10 कितना होता है 1, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आता है -1381.80 कैलोरी। आपका आंसर आ जाएगा, आंसर सेकंड आंसर आएगा इसके लिए। हाँ जी, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। पुमाइज स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्लास में बताया हुआ क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है वहीं से उठ करके आया है। पुमाइज स्टोन की बात करें तो पुमाइज स्टोन आपको कहां मिलेगा, पुमाइज स्टोन के लिए डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम कौन कौन से होते हैं। डिस्पर्स फेस होता है गैस और डिस्पर्स मीडियम होता है सॉलिड। और ये कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए बात करता है, ये बात करता है बच्चों सॉलिड सोल। किसकी बात करता है, सॉलिड सोल। कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करता है, सॉलिड सोल। एनसीईआरटी के पेज से आया हुआ क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बात, डन। चलिए